हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है। वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग पॉपुलेशन एंड सेंसस ऑफ इंडिया को देखने वाले हैं। अगर आपके अंदर ये सवाल आ रहा है, जो हम लोग सेंसस ऑफ इंडिया को तो पढ़ते हैं, फिर ये पॉपुलेशन किस लिए? नहीं दोस्तों, समय की मांग है जो आप पॉपुलेशन को एज अ थ्योरी पढ़ो, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, और उसके बाद सेंसस ऑफ इंडिया को एज अ डेटा देखो, और इसी बेसिस पे अपनी तैयारी को जारी रखो। कारण इसलिए है क्योंकि सेंसस को आए हो गए 10 साल से ऊपर, और अब सवाल जो है आपको थ्योरी पे भी देखने को मिलते हैं। पहली चीज़ ये, और दूसरा चीज़ ये, जो एनसीईआरटी में इसी तरीके से दिया हुआ है, जहाँ से आपको डायरेक्टली लिफ्टेड सवाल दिख जाएंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे वो समझो। देखो दोस्तों, पॉपुलेशन जो है यहाँ पे दो जगह से आ रहा है। एक तो ह्यूमन ज्योग्राफी से आ रहा है, और दूसरा इकोनॉमिक्स का भी कुछ एंगल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और सेंसस का डेटा देखने को मिलेगा। तो तीनों को दिमाग में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो डेमोग्राफी क्या होता है, और कुछ डेमोग्राफिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको यूं ही देखने को मिल जाएंगे, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। फिर एक व्यक्ति थे थॉमस माल्थस, उनकी एक थ्योरी आई थी, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, उसको भी देख लेंगे। उसके बाद हमारे देश में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है वो भी देखेंगे। फिर डेंसिटी का भी अध्ययन करेंगे, जो किस तरीके से डेंसिटी है। और जब हम लोग डेंसिटी को पढ़ेंगे तो दो और कॉन्सेप्ट को देखेंगे, एज अ फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और एग्रीकल्चरल डेंसिटी। वो इसलिए क्योंकि इस पे सवाल आए हुए हैं, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ को देखेंगे। फिर हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को देखेंगे, और इसी थ्योरी पे बेस्ड हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है उसका अध्ययन करेंगे। इस पे भी सवाल आए हुए हैं, थ्योरी पे भी आया हुआ है, और एज अ इंडिया का जो केस है उस पे भी आया है, तो दोनों को इसी तरीके से देखेंगे। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रीजनल वेरिएशन है उसको भी पढ़ेंगे। हमारे यहाँ रूरल और अर्बन डिवाइड आपको देखने को मिल जाएगा, उसका भी अध्ययन करेंगे 2011 के डेटा के साथ। ठीक है। फिर हम लोग लिंग्विस्टिक कंपोजिशन देखेंगे। लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई, यानी कि भाषाएं कौन सी भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं, क्या कंपोजिशन है, वो देखेंगे। और इसी के आधार पे हम लोग, आधार पे कह लो या सिमिलरली, रिलीजियस कंपोजिशन भी देखेंगे, जो कौन सा धर्म है, कहाँ है, कैसे, सब कुछ देखेंगे। उसके बाद वर्किंग पॉपुलेशन जो है हमारे देश का, उसका कंपोजिशन क्या रहा है 2011 के डेटा से, वो भी देखेंगे। उसके बाद ट्राइबल पॉपुलेशन भी 2011 के डेटा से देखेंगे, जो कौन सी जाति, कौन सी जनजाति कहाँ है, वो भी देखेंगे। तो ट्राइबल के साथ साथ हम लोग जनजाति के साथ साथ जाति भी देखेंगे। उसके बाद सेंसस इन इंडिया कब आया, कैसे क्या गया, उसकी एक पूरी क्रोनोलॉजी देखेंगे। उसके बाद 15th सेंसस ऑफ इंडिया, जो कि आज़ादी का 7th सेंसस है, जो 2011 में आया, उसको अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसी में जो एक अलग से फैक्ट्स रिलेटेड टू सिटीज है, एक पेज हमने दे रखा है जिसमें कुछ फैक्ट्स हैं, उसको आपको पढ़ना है तो वो भी देखेंगे। और उसके बाद हम लोग 16 सेंसस का ओवरव्यू लेंगे। हालांकि ये आ नहीं पाया, लेकिन ओवरव्यू तो दे गया। तो ओवरव्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो वो भी एक बार देखेंगे। और उसके बाद नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी पढ़ेंगे, और आपको एक छोटा सा रिवीजन नोट्स मिल जाएगा जिसमें आपको बॉक्स में सारे डेटा दिए होंगे। एग्जाम से पहले आपको बस वो डेटा पढ़ के जाना है, क्योंकि आपने थ्योरी तो ऑलरेडी समझ ली है, और जितनी यहाँ पे आप समझ के जाओगे उतना ही काफ़ी है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल बनाने के लिए। ठीक है। और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे, तो आपको आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी ओवरऑल हुई कैसी, और इसकी इसी तरीके से आपकी पूरी की पूरी तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगी। ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी है, और इसी के बेसिस पे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट इज डेमोग्राफी। ठीक है। देखो दोस्तों, ये दो वर्ड से बना हुआ है, डिमोस एंड ग्राफी। ग्रीक वर्ड है। डिमोस का मतलब होता है पॉपुलेशन, पीपल। ठीक है। और ग्राफी का मतलब टू डिस्क्राइब। तो ओवरऑल डेमोग्राफी जो है ये स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है, जो कि हम लोग अभी करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं? तो सेंसस के डेटा को देख के हम लोग इसी पे देखेंगे जी कौन कौन सी थ्योरीज है और क्या कह रही हैं। ठीक है। डेमोस से आपको और भी वर्ड देखने को मिल जाएगा, जैसे भारत हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो डेमोस्क्रेटोस। ठीक है। डेमोस का मतलब होता है पीपल, और क्रेटोस मतलब रूल, तो रूल ऑफ द पीपल। ठीक है। डेमोक्रेसी है ना, इसी तरीके से। तो अब ये डेमोग्राफी काम कैसे करता है? तो ये आपको साइज को एग्जामिन करता है, कंपोजिशन को एग्जामिन करता है, एज स्ट्रक्चर को एग्जामिन करता है, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन को एग्जामिन करता है, और ये पॉपुलेशन डेवलपमेंट चेंजेस एंड रिप्रोडक्शन जो तय समय में होती है उसको एनालाइज करने का काम करता है। इसके कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं, तो तीन ही हैं जिस पे पूरी की पूरी सेंसस, पूरी की पूरी पॉपुलेशन, पूरी की पूरी डेमोग्राफी बेस्ड है। वो ये देखता है जो बर्थ रेट कितना है, मतलब फर्टिलिटी कितनी है, मतलब कितने लोग आए, और डेथ रेट कितना है, यानी कि मोर्टेलिटी कितनी है, कितने लोग गए, या फिर इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। यहाँ पे ई का मतलब एग्जिट और आई का मतलब आया।
ठीक है, तो कहने का मतलब ये, जो कितने लोग आए और कितने लोग गए, ये भी माइग्रेशन के डेटा को देखना पड़ता है हमें। बस यही है कहानी, और इसी के आधार पे हम लोग आगे देखते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यूं ही दिख जाएंगे। तो पॉपुलेशन का मतलब ये हुआ, जो किसी भी ज्योग्राफिक एरिया और कम्युनिटी में कितने लोग हैं। कहने का मतलब पॉपुलेशन ऑफ इंडिया भी हो सकता है, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट भी हो सकता है, पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, पॉपुलेशन ऑफ योर लोकेलिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो यही लॉजिक है, पॉपुलेशन कुछ भी हो सकता है। अब इसी के बेसिस पे आप बर्थ रेट को समझो, जिसको क्रूड बर्थ रेट बुलाते हैं। तो फिर किसी भी पॉपुलेशन में एक पीरियड में 1000 नंबर के मुकाबले कितने बच्चे जन्म लिए। ठीक है, 1000 पीपल के मुकाबले कितने बच्चे जन्म लिए। क्रूड डेथ रेट भी इसी लॉजिक के साथ है, जो कितने लोग मर गए। ठीक है, फिर ग्रोथ रेट की बात करते हैं, जो ग्रोथ रेट क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो बर्थ डेथ और माइग्रेशन को ध्यान में रखते हुए, मतलब बाहर और अंदर जो है, कितने लोग बाहर गए कितने लोग अंदर आए इन मीन्स के द्वारा, उसको दिमाग में रखते हुए एक पर्टिकुलर पीरियड में, किसी समय में, ठीक है, कितना पॉपुलेशन बढ़ गया पुराने आंकड़ों के मुकाबले। तो यही हो जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, जो कि परसेंटेज में काउंट होगा, है ना। उसके बाद फर्टिलिटी रेट को समझो, ये क्या होता है, जो कोई भी महिला अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, जो कि 15 से 49 वर्ष होता है, उसमें कितने बच्चे जन्म देती हैं। ठीक है, एवरेज। फिर मोर्टेलिटी रेट की बात करें, तो आपको एक पॉपुलेशन में कितने लोग मर गए इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, परसेंटेज में होगा क्योंकि रेट है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो औसतन कितनी उम्र जीने की इच्छा रखता है या फिर जी पाता है। ठीक है, इसी को हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कहते हैं। डिपेंडेंसी रेशियो समझ लो क्या चीज़ है दोस्तों। देखो ऐसा है ना, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है 15 से 64, इतने में इतना लोग काम करता है। ठीक है, इतने लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये आपके फैमिली के जो 15 से 64 वाले लोग हैं, ये तो वर्किंग वाले हैं, लेकिन आपके फैमिली में कुछ बच्चे भी होंगे और कुछ एल्डरली भी होंगे जो कि काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, और इससे रेशियो निकाल दिया जाए, वही कहलाएगा डिपेंडेंसी रेशियो। तो बेसिकली अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर में कितने लोग डिपेंडेंट हैं, उसी का रेशियो को डिपेंडेंसी रेशियो कहते हैं। माइग्रेशन क्या होता है, इन एंड आउट, बस इतना ही याद रखो, कितने लोग गए कितने लोग आए। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन एक ई से होता है, मतलब एग्जिट, और इमिग्रेशन जो होता है आई से, उसका मतलब कितने लोग आए, इन, ऐसे याद रखो। ठीक है, उसके बाद अर्बनाइजेशन क्या होता है, तो ये भी आप एक बार समझ ही लो। तो बेसिकली ये एक तरीके का प्रोसेस है, किस चीज़ का प्रोसेस है, जो आपको अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों की तादाद बढ़ानी है। ठीक है, रूरल एरिया के मुकाबले, इसी को अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो यही है इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट समझ लो, क्योंकि इससे सवाल आते हैं और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस नंबर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये ऐसा है, जो अगर मान लो 1 लाख लाइव बर्थ होते हैं, तो इसमें कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है। तो इसी को मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है कहते हैं। और क्वेश्चंस में आपको ये नंबर जो है, ये आपको वेरी करता हुआ दे देगा और ट्रू एंड फॉल्स पूछ देगा, तो ये आप इसको दिमाग में रखना, यहाँ पे 1 लाख लाइव बर्थ है। ठीक है, का चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करें, तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो होता है, ठीक है, जो कि कोई भी बच्चा 5 साल की उम्र तक नहीं जी पाता है, पर 1000 लाइव बर्थ। यहाँ पे 1 लाख माताएं हैं, बाकी सब में आपको 1000 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में रखना। तो यही एक डिफरेंस है यहाँ पे एमएमआर में। तो इसी पे सवाल बन जाते हैं। ठीक है, फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, उससे पहले इन्फेंट समझो, जो अंडर 1 ईयर ऑफ एज इन्फेंट कहलाएगा। ठीक है, तो कितने बच्चे डेथ कर जाते हैं 1000 के मुकाबले। ठीक है, तो ये हो गया चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे भी सवाल बनते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखो दोस्तों, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है जनसांख्यिकीय लाभांश। इसका मतलब ये होता है ना, जो एक तरीके का ये इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल है, जब आपके देश की आबादी ऐसी हो जाए, जो मेजर पोर्शन वर्किंग एज पॉपुलेशन का हो और डिपेंडेंट्स काफ़ी कम हो, यानी कि बच्चे बूढ़े जो हों वो काफ़ी कम हो, और ज़्यादातर वर्किंग एज पॉपुलेशन हो। वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था 15 to 64 ईयर्स, है ना। तो फिर आपको एक बूस्ट मिलता है, एक तरीके से पोटेंशियल मिलता है, जो आप अपने देश को आगे लेके जाओ, क्योंकि सभी तो काम करने वाले हैं, तो और ये टैक्स पे करेंगे, ये फिर हमारा देश ऊपर जाएगा, है ना। सभी को काम मिलेगा, तो आपकी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए। अदरवाइज होता क्या है ना, जो अगर अगर आपने अच्छी पॉलिसी नहीं बनाई,
अगर अपने अच्छे इन्वेस्टमेंट नहीं जोड़े तो फिर इन लोगों को काम मिलेगा नहीं। और ये आपको जो डिपेंडेंट्स होते हैं उसके साथ जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होते हैं वो भी डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसको डेमोग्राफिक बर्डन कहते हैं। और ये आपको डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील तब हो जाएगा जब आने वाली पीढ़ी पे इन सभी का भार आपको पड़ जाएगा, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन वो कल को जाके बूढ़े होंगे। ठीक है, तो एक मेजर चंक बूढ़ा होने वाला है, ये भी आपको दिमाग में रखना होगा। तो फिर अभी से ही आपके इकोनॉमी को एक बूस्ट चाहिए होगा, अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि जो ये पॉपुलेशन जब बूढ़ा हो तो ये सोशली सिक्योर्ड हो, यानी कि इसको सोशल सिक्योरिटी मिले, है ना। जो पेंशन्स वगैरह हो गए या फिर अदर सोशल सिक्योरिटीज हो वो मिले। वो तब हो पाएगा जब आप एक इकोनॉमी को अचीव कर लो। ठीक है, मतलब आप ऐसी व्यवस्था में पहुंच जाओ जहां पे आप ये सारी चीजें प्रॉमिस कर सको लोगों को, जनता को देने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर वन। तो दूसरी बात ये, जो अगर आपने रोजगार नहीं दिया लोगों को तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी समस्या है जो डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील कर सकती है किसी भी देश को। तो हमारा देश जो है अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड के पोटेंशियल को होल्ड कर रहा है। अगर इन सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो फिर हमारा देश ऊपर जाएगा और हमारा फ्यूचर भी सिक्योर होगा। तो ये हुआ डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि जनसांख्यिकीय लाभांश। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको तीन सवाल दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों सवाल आए हुए हैं एसएससी में। ये सवाल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ना क्योंकि ऐसे भी सवाल पूछते हैं। और यहाँ पे आपको कीवर्ड्स क्या दिखेगा, माल्थुजियन, माल्थुजियन, और यहाँ पे थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ठीक है, तो कहने का मतलब एक व्यक्ति तो है थॉमस रॉबर्ट माल्थस जिसकी चर्चा हो रही है। कौन है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति, ये आदमी, ये कौन था? तो ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था और इसने किताब लिखी थी, एक एस्से की किताब है, एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। इस पे भी सवाल आते हैं। कब लिखी थी? तो 1798 में। क्या ऐसा लिख दिया इसने? इसने लिखा ये कहना ये चाह रहा था जो हमारे यहाँ जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, वो लीनियर वे में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आगे बढ़ते हैं इस तरीके से, है ना। दो का चार होगा, चार का छः होगा, छः का आठ होगा। लेकिन हमारी जो आबादी है वो एक्सपोनेंशियल वे में आगे बढ़ रही है। कहने का मतलब दो का चार होगा, चार का सीधा आठ हो जाएगा और आठ का सीधे 64 हो जाएगा, है ना, एक्सपोनेंशियल वे में आगे बढ़ेगा। तो इसके कारण क्या होगी, जो जल्द ही एक सिचुएशन इकट्ठा हो जाएगी जहां पे पॉपुलेशन रिसोर्सेज को बाईपास कर देगा, मतलब क्रॉस कर जाएगा, ऊपर निकल जाएगा। और यहाँ पे क्राइसिस का जन्म हो जाता है। ठीक है, और इसके कारण में आपको डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। लेकिन इसके चेक्स भी हैं। अगर चेक्स लग गए तो फिर कैसे काम करता है चेक्स? एक तो नेचुरल चेक होता है जिसको पॉजिटिव चेक्स बोला जाता है, मतलब इसी समय में अगर मान लो लोगों को खाना नहीं मिल रहा है तो फिर फेमाइन आ गया। ठीक है, फेमाइन आ गया तो लोग मर रहे हैं या फिर एपिडेमिक्स को जन्म दिया जा रहा है। ठीक है, लोग चमगादड़ मार के खा रहे हैं तो एपिडेमिक्स आएंगे एपिडेमिक्स आएंगे तो फिर लोग मरेंगे, फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से चेक्स लग जाते हैं। दूसरा होता है प्रिवेंटिव मेजर्स। वो क्या होता है ना, जो आप कॉन्ट्रासेप्शंस का इस्तेमाल करो, सरकार प्रिवेंटिव मेजर्स को नसबंदी वगैरह कराए, सब प्रमोट वगैरह करे। ठीक है, और अदर प्रिवेंटिव मेजर्स है, लेट मैरिजेज हो, सेलिबेसी हो, सेल रेस्ट्रेंट हो, फैमिली प्लानिंग मेथड हो, जो कि अभी हमने बात की कॉन्ट्रासेप्टिव्स या फिर नसबंदी वगैरह की बात, है ना। तो अभी तो हमारा देश जो है ये ऑटोमेटिकली इस सब चीज़ों को, प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाया जा रहा है। कैसे? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से लेट मैरिजेज हो रही हैं, जो पहले मैरिज की उम्र होती वो हो जा रही है। फिर हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादा बच्चों को अब सपोर्ट नहीं कर पाता। कोई भी फैमिली होती है वो नहीं चाहते हैं कि हम 5 बच्चे पैदा करें या 6 बच्चे पैदा करें, क्योंकि उनको उनकी परवरिश भी करनी होती है। तो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली प्रिवेंटिव मेजर्स लगते चले आ रहे हैं। और समय समय पे आपको एपिडेमिक्स जैसे कोविड हो गया वो देखने को मिल जाता है, फ्लड्स वगैरह, अर्थक्वेक्स वगैरह तो देखने को मिलते ही हैं, जो कि पॉजिटिव चेक्स हैं। तो ऐसा माल्थुसियन भाई साहब का कहना था, ये माल्थस भाई साहब का। तो देखो ऐसा है, या तो तुम प्रिवेंटिव मेजर्स इस्तेमाल करो, नहीं तो एक तूफान आएगा, मतलब कहने का मतलब माल्थुसियन कैटास्ट्रोफे आएगा। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली चीजों को करेक्ट कर देगा। तो इसी पे भाई साहब हमने तीन सवाल देखे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द माल्थुसियन थ्योरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। माल्थुसियन थ्योरी में हमने दो ही कीवर्ड देखे थे, पॉपुलेशन और रिसोर्सेज, है ना। तो यहाँ पे आपको आंख मूंद के समझ में आ गया होगा, बात यहाँ पे पॉपुलेशन की हो रही है। Who among the following is credited with a theory of population growth in his work titled Essay on Population 1798? ठीक है, द राइट आंसर इज थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ये जो एडम स्मिथ है, वो अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इसी की किताब को आपको सबसे पहली चर्चा मिलेगी। इसका नाम है वेल्थ ऑफ द नेशंस, जो एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है ना। उसके बाद नियो माल्थुसियन थ्योरी जो है,
ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि रिसोर्स को स्कार्सिटी को दर्शाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे सवाल से ही आप सॉल्व कर लो, वही बेटर है। ठीक है, तो यही है माल्थुसियन थ्योरी, जो हम लोग 5 मिनट में पढ़ लिया, लेकिन अब आने वाले सवालों के लिए सिक्योर हो गए, जो अगर इफ इन केस अगर पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी पे सवाल आएगी तो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। चलिए अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको इमेज में देखने को समझ में आ गया होगा, ये रंग बिरंगा मैप इसलिए बन गया है क्योंकि कहीं पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कहीं पे बहुत कम है ना। अब उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है और और अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी कम है। तो एक तरीके की आपको डिस्पैरिटीज देखने को मिलते हैं, जिसको स्पेशल डिस्पैरिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हाई पॉपुलेशन है एरिया है, ये मॉडरेट है जो, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो लो पॉपुलेशन एरिया है। तो आप बस इसी को इमेज को देख के आप समझ में गए होंगे, और हम लोग जब सेंसस 2011 पढ़ेंगे तो डेटा को भी याद कर लेंगे, है ना। लेकिन अब सवाल इस तरीके से आते हैं ना, आपको ऑप्शंस इस तरीके से दिए रहेंगे, जो 3-3 ऑप्शन एक साथ दिखेंगे आपको। एक ऑप्शन में 3 ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, इस तरीके से दिया रहेगा। ठीक है, आसाम, हरियाणा, झारखंड आपको लगाने के लिए, क्रोनोलॉजिकली लगाने के लिए दे देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको फिर यहाँ पे एक लिस्ट होगी, लिस्ट को देखने में ही फायदा होता है, rather देन हाईएस्ट एंड लोएस्ट याद रखें, है ना। तो इसको तो आपको एक बार पढ़ लेना है, चीज़ों को समझ लेना है दिमाग में। अगर ग्राफ बैठ गया तो अच्छी बात है, और उसके हिसाब से आपको सवालों को लगाने हैं। अब हम लोग डेंसिटी देख लेते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो ऐसा है ना, जो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो इसको डिफाइन करने का ये है, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर स्क्वायर किलोमीटर। भारत का 382 पॉपुलेशन डेंसिटी था 2011 सेंसस के हिसाब से। इस पे लाखों सवाल आ चुके हैं हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो इस पे तो इसको तो आपको दिमाग में वैसे भी रख ही लेना है। ठीक है, लेकिन अब क्या आएंगे नहीं आएंगे ये नहीं पता। लेकिन ये जो आपको बक्सा दिख रहा है, ये बॉक्स जो दिख रहा है, ये डायरेक्टली लिफ्टेड फ्रॉम एनसीईआरटी, और इस पे आपको 2-3 सवाल मुझे यूं ही दिख गए। ठीक है, और एनसीईआरटी खोला तो दिखा रहे ये तो इसी डायरेक्टली लिफ्टेड है, तो आपको भी जान लेना चाहिए क्या है ये। देखो एक होता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, वो ये कहता है जो टोटल जो पॉपुलेशन होगी ना, उसको नेट कल्टिवेबल एरिया से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको फिजियोलॉजिकल डेंसिटी देखने को मिल जाएगा। और अक्सर लोग इसको एग्रीकल्चरल डेंसिटी समझ लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में दिख जाता है, लेकिन एग्रीकल्चरल डेंसिटी जो होता है वो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन नहीं होता है, ये टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन होता है, समझे। तो यही एक की डिफरेंस है, और इसी पे सवाल बन बन के आते हैं और बच्चे लोग गलत करते हैं, है ना। तो आपने ये भी पढ़ लिया। और एग्रीकल्चर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो कल्टीवेटर्स के साथ साथ एग्रीकल्चर लेबरर्स और फैमिली मेंबर्स भी काउंट होते हैं। अब तो डेंसिटी को समझ लेते हैं। देखो ऐसा है ना, जो अभी तो 2011 के सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी निकल के आ रही है 382, है ना, 382। और ऐसा माना जाता है जो 1951 का अगर डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा उस समय में 117 था, यानी कि 260 लोग बढ़ गए। यही है कहानी। तो आप इसको देखो जो किस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है, किस पैटर्न पे बढ़ रही है, वो हम लोग अगली स्लाइड पे देखेंगे, और उस पे भी सवाल आते हैं, है ना। तो सब देखेंगे, और उससे पहले आप यहाँ पे एक डेटा देख लो। जो हाईएस्ट डेंसिटी की बात करें तो बिहार 1106 है, हाईएस्ट है। उसके बाद वेस्ट बंगाल, केरला आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो 11,320 है, जो कि हाईएस्ट है। अभी यहाँ पे इमेज में देखोगे तो ये आपको पॉपुलेशन डेंसिटी का ग्राफ है, जो कि स्पाइक्स के माध्यम से दिखाया जाता है, जो कहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो आप देख सकते हो बिहार वगैरह में तो है ही, लेकिन दिल्ली में देखो एक बुर्ज खलीफा बना हुआ है। ठीक है, तो न्यू दिल्ली जो है वो है ही इतना ज़्यादा। 11,320 लोग रह रहे हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर, कितनी घनी आबादी है। ज़्यादा घनी आबादी होगी तो ज़्यादा बीमारियां फैलेंगी, है ना। तो फिर यही होता है, जो डेंगू वगैरह आपको इस एरिया में देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। कारण ये जो एक मच्छर एक को काटा, फिर वहां से फिर दूसरे को काटा, इस तरीके से वो पूरे के पूरे क्लस्टर बेस्ड काटते हुए आगे बढ़ता है। फिर आपको देखो यहाँ पे मुंबई भी में भी आबादी अच्छी खासी है, पॉपुलेशन डेंसिटी आगे है, दिख रहा होगा ना इस तरीके से। तो ये आपको जो भी मेट्रो सिटीज हैं, चेन्नई हो गया, हैदराबाद, कोलकाता, यहाँ पे आपको स्पाइक्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश वगैरह सब में कोई स्पाइक नहीं मिला, क्यों? क्योंकि लोएस्ट है, लोएस्ट डेंसिटी है, 17 मात्र। और अंडमान निकोबार में एक छोटा सा स्पाइक आपको दिख रहा है, जो कि दिखा रहा है जो कि ये 46 है, और यूनियन टेरिटरी में ये लोएस्ट है। जब हम लोग ये पढ़ेंगे, सेंसस का डेटा देखेंगे, तो फिर चीज़ों को याद कर लेंगे। क्या आपको याद करना है वो समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी आप चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ समझने की कोशिश करना।
चलिए, अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जैसा कि हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज के दौरान ही पढ़ लिया था, जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है स्पेसिफिक एरिया ओवर टाइम में कितने चेंजेस आए लोगों के जुड़ने में, ठीक है, या फिर घटने में, दोनों एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज। ठीक है, तो आप समझो टोटल पॉपुलेशन है, तो कितने लोग जुड़े और कितने लोग निकले, तो जो चेंजेस आए उसी को पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहेंगे। तो इस और ये जो जुड़ते हैं और घटते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक तो है नेचुरल ग्रोथ, मतलब आदमी जन्म लेगा तो जुड़ जाएगा, मर जाएगा तो बाहर हो जाएगा पॉपुलेशन से। इंड्यूस्ड ग्रोथ क्या होता है, इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था, है ना। अब समझते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो इसके हिसाब से कोई भी पॉपुलेशन तीन स्टेज से गुजरती है, ठीक है, किसी भी कंट्री की, जैसा जैसा कह लो आप। तो ऐसा है, जो पहला स्टेज वन में क्या होता है ना, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नीचे जाता है, और ये तब होता है जब बर्थ रेट तो ऊपर जाता ही जाता है, डेथ रेट भी ऊपर जाता है। तो एक तरीके की कंपटीशन है बर्थ रेट और डेथ रेट में। और ये कहाँ को देखने को मिलता है, जो जहाँ पे अंडर डेवलपमेंट है और जो एरिया टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है ना, वहाँ पे आपको देखने को मिले जो लोग बच्चे भी ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, और वहाँ पे बीमारियों के कारण मृत्यु भी ज़्यादा हो रही है। और जिसके कारण क्या हो रहा है ना, पॉपुलेशन का ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है वो नीचे जाता हुआ दिखेगा आपको। फिर आता है स्टेज टू, जो ट्रांजिशन स्टेज है, यानी कि बैकवर्ड से एडवांस्ड की तरफ जब आपको कोई भी पॉपुलेशन आगे बढ़ता है। इंडिया इसका एपिक एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है ना, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो ऊपर जाता है। यहाँ पे क्या है, जो बर्थ रेट ऊपर जाता है वो आपको दिखेगा, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण, अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ जाने के कारण क्या है, और जब आपका देश विकसित होता जाएगा थोड़ा बहुत, तो आपको डेथ रेट में गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जो एक गिरावट जो है, और इधर से गिरावट हो रही है, इधर से बढ़ोतरी हो रही है, तो इसके कारण क्या है ना, जो पॉपुलेशन बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और कभी कभी ये इतना बढ़ जाएगा जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी हो जाएगा, जो कि हम लोग इंडिया के केस में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। और इस पे भी खूब सवाल आए हुए हैं, थ्योरी पे भी आए हुए हैं और इंडिया के कंडीशन पे भी आए हुए हैं। स्टेज थ्री की बात करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये क्या होता है, यहाँ पे फिर से आपको दिखेगा जो पॉपुलेशन धीरे धीरे गिर जा रहा है। तो ओवरऑल ऐसा है, जो ग्राफ ऐसा बन रहा है, जो पहले ऐसे करके ग्राफ बन जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है, यहाँ पे आपको बर्थ रेट भी गिरता हुआ दिखेगा, क्योंकि लोग अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। और डेथ रेट भी आपको नीचे आता हुआ दिखेगा, इसलिए क्योंकि लोगों की दवाइयाँ अच्छी मिल रही हैं, समाज विकसित हो रहा है, और इसके कारण डेथ रेट में भी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल प्लान्ड वे में आपको पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, और आपको पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो गिरता हुआ नजर आएगा स्टेज थ्री में, जिसको एडवांस्ड स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो यही है कहानी, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इंडिया के संदर्भ में ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है। उससे पहले एक इंडिया का एक छोटा छोटा सा फैक्ट जान लेते हैं। जो इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है ना, वो पूरे वर्ल्ड का मात्र 2.4% है, लेकिन हम लोग 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कैरी करते हैं। और आपको बता दें, जो हाल यूएन पॉपुलेशन फंड जो है, उन्होंने हाल ही में डेटा रिलीज किया है, और हम लोगों ने चाइना को पछाड़ दिया है आबादी में। तो हम लोग नंबर वन है। चलिए, अब फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को देखते हैं। चार फेजेस से हमारा देश गुजरा है। पहला फेज है 1901 से 1921। ये क्या है, इसको स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज कहेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही लो ग्रोथ हुआ था, हाई मोर्टेलिटी हुई थी एपिडेमिक्स के कारण, ठीक है, महामारी आई, फिर फूड शॉर्टेज, फेमाइंस वगैरह भी देखने को मिला, और इमिग्रेशन, यहाँ से लोग छोड़ के जाने भी लगे थे। ये कब का दौर है? 1901 से लेके 1921 का, ठीक है। आप याद करिए, इसी समय में आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने को मिला था, 1914 से 1919 के बीच में। तो बहुत सारे लोगों को तो वहीं पे वॉर में बहाल कर दिया गया, लेकिन उसके कारण क्या है ना, जो बहुत सारे लोग इधर उधर माइग्रेट भी हुए। पॉइंट नंबर वन। दूसरा चीज, उस समय में 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, जो आप समझो एक बड़ी आबादी को खत्म कर दिया। तो एक वो भी चीज था। इस कारण हमें 1921 वाले सेंसस में एक डेमोग्राफिक डिवाइड देखने को मिला। कहने का मतलब ये हुआ, जो रेयर नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला, जो कि था जीरो -0.31%, ठीक है। क्या कारण था, आपने समझ लिया। जो समय में फेमाइन्स, एपिडेमिक्स और आपको वर्ल्ड वार तो चल ही रहा था, तो इन सभी का असर यहाँ पे पड़ा। जब वर्ल्ड वार चल रहे थे तो हमारे देश को तो इस तरीके से लूटा गया था, क्योंकि हम लोगों ने रिसोर्सेज भी दिए थे, मैन पावर भी दिए थे, और हमारे यहाँ से सामान उठा उठा के ले जाया जा रहा था, ठीक है। ब्रिटेन ब्रिटेन ले जाया जा रहा था। तो एक तरीके से कंगाली वाली स्थिति हो गई थी हमारी।
ठीक है, अब आप इसको टेबल के थ्रू अध्ययन करो तो यहाँ देखो क्या है ना। देखो यहाँ पे आपको नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे जैसा हमारे पॉपुलेशन पहले 238 था 1901 में, 1911 में 252, सारी मिलियंस में बात हो रही है। फिर आपको ये घट के 251 पे आ गया, यानी कि -0.3 देखने को यहाँ पे मिला निगेटिव। ठीक है, तो डेकेडल जो होता है ग्रोथ रेट, यानी कि 10 सालों का, वहां पे -0.3 देखने को मिला। और इसी को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं ना। तो यहीं पे आपको डेमोग्राफिक डिवाइड देखने को मिलता है। तो ये हुआ स्टैग्नेंसी फेज, है ना। उसके बाद आता है स्टेडी ग्रोथ का। देखो ये जो ग्रोथ है ना वो स्टेडी होता है। और 1921 से लेकर से 1951 तक आपको ये जो है तीन ऐसा सेंसस है ना जो ये दिखाता है जो हमारे स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। फिर क्या हुआ, चीजें बदली, हम लोग आजाद हुए और ऐसी आजादी मिली जो 1951 से लेकर 1981 के बीच में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भारत देखने को मिलता है यहाँ पे। इस तरीके का यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, और इस पे सवाल बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, कारण क्या था, जो डेथ रेट में बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिली और हाई फर्टिलिटी रेट, यही कारण था जो हमारे देश में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिला। और यही कारण है जो आपको नसबंदी वगैरह सब जो है इस समय में पीक पे कंट्रोल करने के लिए चालू किया गया। फिर फेज 4 की बात करते हैं, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बाद आता है पोस्ट 1981 टिल प्रेजेंट। यहाँ पे क्या है, जो ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वो फिर धीरे धीरे नीचे आने लगता है ग्रेजुअली, और डाउनवर्ड ट्रेंड इन बर्थ रेट देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे ग्राफ डाउनवर्ड मुड़ जा रहा है ना। तो ये है डिक्रीजिंग ट्रेंड, समझे। तो यही कहानी है हमारे भारत की, 4 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला स्टेगनेंसी फेज, फिर आता है स्टेडी ग्रोथ, ये 30 सालों का होता है। उसके बाद आपको ये जो 30 साल जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के थ्रू गुजरता है हमारा देश, संसाधन की कमी देखने को मिलती है। फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ट्रेंड में अब बच्चे दो ही अच्छे वाली हम दो हमारे दो वाले कॉन्सेप्ट पे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और दोस्तों ये जो भी हम पढ़ रहे हैं इस पे बहुत सवाल आए हुए हैं जो कि हम लोग अभी सॉल्व भी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, उसको भी एक बार देख लेते हैं फटाक से। तो दोस्तों रीजनल वेरिएशन की बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ के संदर्भ में, तो यहाँ भी आपको स्पेशल डिस्पैरिटीज देखने को मिलती हैं। ये स्पेशल डिस्पैरिटीज होता क्या है जो हमें दिख रहा है, इसका मतलब है जो कहीं यहाँ हो जाएगा कहीं यहाँ हो जाएगा, समझ रहे हो, ये कहानी है। मतलब कहीं भी कुछ हो जाए, आपको मतलब ओवरऑल कोई पैटर्न नहीं नजर आएगा, एक स्पेशल डिस्पैरिटीज नजर आएंगी। ठीक है, तो ऐसा है जो नागालैंड में आपको नेगेटिव में ग्रोथ रेट दिखेगा 0.58%, और दादरा नगर हवेली में 55.88%, दोनों 55 वाले रेंज में, 50s वाले रेंज में, एक माइनस में एक प्लस में। ठीक है, तो यही कहानी है। चलिए और ओवरऑल देख लेते हैं, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो मेघालय में 27.95, देखो यहाँ पे निगेटिव है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पीक पे जा रहा है 27.95, मतलब स्टेट्स की बात करें, यूटीज की बात नहीं, स्टेट्स की बात हो रही है। और अरुणाचल प्रदेश में 26.03%। देखो जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी तो वहां पे अगर एक भी नंबर ऐड होगा तो वो ग्रोथ रेट को ऊपर बढ़ा देगा बहुत ही ज्यादा, है ना। आप इस तरीके से याद कर सकते हो, जो दादरा एंड नगर हवेली में धड़धड़ा के पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा जो दादरा नगर हवेली में 55.88% ग्रोथ रेट है, तो मैंने तो इस तरीके से ही याद कर रखा है। और मेघों के साथ में पॉपुलेशन ग्रोथ आती है, तो मतलब मेघालय जो है वहां पे भी आपको पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और नागालैंड में नागा साधु ज्यादा हैं तो वो सेलिबेसी मेंटेन करते हैं, और इसी कारण से वहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में होता है। इस तरीके से आप याद कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को इस तरीके से मिल रहा है जो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। फिर बिहार का आता है, बिहार हमारा कहीं पीछे नहीं है, वो 25.42 लेके चल रहा है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहाँ पे ज़्यादा है, ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे नंबर्स तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। और मॉडरेट की बात करें तो ये जो एरिया है वो मॉडरेट है, आपको कलर के हिसाब से समझ में आ गया होगा। जो डार्क कलर्ड है वहाँ पे हाई ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। फिर उससे जो थोड़ा ग्रेडियंटली लो है वहाँ पे आपको मीडियम है। और ये वाला जो एरिया है, ये नागालैंड हो गया, केरला हो गया, यहाँ पे आपको लो देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, नागालैंड, केरला, गोवा, है ना। यहाँ पे लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। जब हम लोग ये तो आप हम लोगों ने मैप के थ्रू देख लिया, चीज़ों को समझ लिया, और सेंसस का डेटा रट लेंगे, खत्म काम।
चलिए अब रूरल अर्बन पॉपुलेशन का को भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कलर के हिसाब से दिख गया होगा, जितने भी ज्यादा ग्रीनिश हैं यहाँ पे वो रूरल एरिया हैं। फिर ट्रांजिशन वाला एरिया राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। और ये जो रेड वाला जो कलर है आपको, इसी तरीके से ये आपको अर्बन वाली कैटेगरी में शामिल हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे अर्बन एरिया ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक बार डेटा को देख लेते हैं। तो दोस्तों भारत की डेमोग्राफी में हमें रूरल अर्बन डिवाइड देखने को मिलता है, जिसमें 68.84% के जो लोग हैं वो आपको रूरल एरियाज में है, और 31.2% जो है वो अर्बन एरियाज में है। अब जो नया सेंसस आएगा उसमें शायद चेंजेस आपको देखने को मिले, लेकिन अभी तक आपको यही डेटा रटना है। क्या है, तो सबसे रूरल पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश जो कि ग्रीन कलर में दिख जाएगा, उसके बाद आपको ग्रीन कलर में बिहार दिख जाएगा, फिर आसाम दिख जाएगा, है ना, और फिर उड़ीसा दिख जाएगा। तो ये सारे यहाँ पे रूरल एरिया बहुत ही ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश में तो समझो 89.97% रूरल एरिया में काउंट होता है। फिर मॉडरेट एरियाज यहाँ पे हैं, और मॉडरेट से सवाल आते हैं दोस्तों, तो इसीलिए यहाँ पे डेटा मॉडरेट वाले को ही पढ़ना है, ठीक है। आपको एक सवाल ऐसा दिखेगा जिसमें मेघालय, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश इस तरीके से तीनों दिए रहेंगे ऑप्शन में। फिर लो रूरल पॉपुलेशन स्टेट्स की बात करें तो गोवा, जहाँ पे लो रूरल पॉपुलेशन है। और लो रूरल पॉपुलेशन यूटी की बात करें तो देखो ऐसा है ना, जो दिल्ली में अर्बनाइजेशन पीक पे है और यहाँ पे मात्र 2.50% रूरल पॉपुलेशन है। चंडीगढ़ फिर आता है दूसरे नंबर पे। और इसी के संदर्भ में हम लोग अर्बन का डेटा सेंसस में रट लेंगे, है ना। लिंग्विस्टिक कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको मैप से देख के ऐसा लग जा गया होगा, जो ये ब्लू कलर जो है वो डोमिनेंट है। क्या है ये, तो इंडो यूरोपियन, ये क्या है, भारोपीय भाषा। तो हमारे यहाँ जो भारोपीय भाषा है ना, उसी का पार्ट है हिंदी, ठीक है। और उसी का पार्ट है आपको आ, पंजाबी हो गया, ये सब मराठी वगैरह, ये सारे जो हैं वो उसी के पार्ट है। मैथिली हो गया बिहार का, तो ये सारे उसी के पार्ट हैं, ठीक है। और ये जो आपको ग्रेइश एरिया दिख रहा है, यहाँ पे द्रविडियन लैंग्वेज है, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम जो हो गए वो सारे द्रविडियन है। और ऊपर का जो एरिया है वो तिब्बतो बर्मन है। और एक है आपको ऑस्ट्रो एशियाटिक, जो कि कुछ सम पार्ट ऑफ मेघालय में आपको दिख जाएगा। और जो मेघालय के जो नाम आपको जो दिखेंगे, चाहे वो डांस के नाम हो, फोक डांस के नाम हो, या फिर कुछ और ट्राइब्स के नाम हो, तो वो आपको नाम से थोड़ा सा यूनिक दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं, मेघालय, मिजोरम वगैरह सबका जो थोड़ा सा एरिया है, वहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस, ठीक है। और मध्य प्रदेश में भी कुछ एरियाज हैं यहाँ पे। और एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, गियर्सन, यही लेके आया था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। और हमारे यहाँ टोटल कितने शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, तो 22, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है, तो 8 शेड्यूल्स में मेंशन है सारी चीजें, ठीक है। तो हमने एक चीज देखा, जो यूरोपियन इंडो यूरोपियन जो भारतीय भाषा है, आर्यन भाषा जिसे कहते हैं, वो 73% की डोमिनेंस के साथ सबसे ऊपर है। द्रविडियन दूसरे नंबर पे आता है। और वैसे भाषा की बात करें, ये तो आपको फैमिली लैंग्वेज फैमिली हो गया है ना। और भाषा की बात करें तो आपको सबसे बड़ा लैंग्वेज अभी भी जो है वो 43.63% के साथ हिंदी ही है, और इस पे सवाल एकदम जम के आते हैं। सेकंड नंबर पे भी आते हैं, वो है बंगाली, ठीक है। और ग्रोथ की बात करें तो हिंदी सबसे ऊपर है, इसका ग्रोथ ट्रिमेंडस रहा है। और सेकंड की बात करें तो कश्मीरी। तो आपको ये डिफरेंस नोटिस करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिलीजियस कॉम्पोजिशन भी देख लेते हैं। तो ये मैप, ये जो डेटा है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, रिलीजियस कॉम्पोजिशन, ये कि 2011 का डेटा है सेंसस का, जिसके हिसाब से सबसे बड़ा रिलीजन हमारे यहाँ हिंदुइज्म है। सेकंड नंबर पे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन आते हैं। तो फिर माइनॉरिटी मुस्लिम से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और एक चीज ये समझ लिया आपने। और हिंदुइज्म का जो प्रोपोर्शन है टोटल पॉपुलेशन का, वो 79.8% है। मुस्लिम का है 14.2%। ये मेन है, इसी पे सवाल ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये वाला जो डेटा है ये एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, लेकिन ग्रोथ रेट वाला नहीं दिया है, लेकिन ग्रोथ रेट से सवाल आते हैं। तो आप ये समझो, जो हिंदू पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो 16.8% है, मुस्लिम का है 24.6%। और 2011 के सेंसस में नो रिलीजन का कैटेगरी ऐड किया गया था, जिसमें 2.87 मिलियन लोग थे जिन्होंने ये सिलेक्ट किया जो उनका कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया को समझ लेते हैं सेंसस के आधार पे। सबसे पहले ये समझो,
जो वर्किंग एज पॉपुलेशन कितना होता है, तो 15 साल से लेकर 64 साल के व्यक्ति को वर्किंग पॉपुलेशन माना जाता है। फिर आता है वर्क पार्टिसिपेशन रेट। सब पे सवाल आते हैं दोस्तों, सब चीज इंपॉर्टेंट है, सब पे गौर करना। ठीक है, तो वर्क पार्टिसिपेशन रेट की बात करेंगे। दो, तो जो टोटल पॉपुलेशन होता है उसको अगर हम लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है उससे अगर डिवाइड करेंगे तो आपको वर्क पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा, जो कि 39.8% है 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो ये दर्शाता है जो 60%, लगभग 60% ऐसे लोग हैं जो कि नॉन वर्किंग कैटेगरी में आते हैं। अब जब नॉन वर्किंग कैटेगरी की बात हो रही है तो कैटेगरीज को भी देख लेते हैं। तो मेन वर्कर क्या होते हैं, जिनको एटलीस्ट 183 दिन तक काम मिल जाता है। ठीक है, उसको मेन वर्कर कहेंगे। मार्जिनल वर्कर की बात कहेंगे जिनको 183 दिन से कम काम मिलता है। फिर नॉन वर्कर जिसको कहेंगे, जो कि इंडिविजुअल्स हु डू नॉट वर्क एंड डिपेंड ऑन वर्किंग क्लास। समझे? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज की बात करते हैं, तो कल्टीवेटर्स जो कि कल्टीवेशन में एंगेज होते हैं। एग्रीकल्चर लेबरर्स जो हैं हमारे देश में, वो 54.6% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन है। तो समझो, जो भी एग्रीकल्चरल वर्किंग पॉपुलेशन है उसका मेजर चंक एग्रीकल्चर के थ्रू ही चलता है। हाउस होल्ड लेबर की बात करें तो ये 3.8% आता है उसी चीज़ का, वर्किंग एज जो होते हैं वर्किंग पॉपुलेशन है उसका। अदर वर्कर्स की बात करें तो 41.6% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन 2011 के डेटा हिसाब से। इस पे भी सवाल आते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये आपको स्लाइड देखने को मिलता है। फिर आता है ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक है, 2011 सेंसस के हिसाब से 8.6% जो देश का पॉपुलेशन है वो एसटी पॉपुलेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब्ड है, जनजातीय लोग हैं। और टोटल 10.42 करोड़ इसमें आते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा ये जो सवाल बनाते हैं, एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन है, इस तरीके से समझो। जो भील इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप comprising 38% ऑफ द टोटल शेड्यूल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड त्रिपुरा में ये जनजाति देखने को मिलती है। सबसे बड़ी जनजाति भील, फिर दूसरे नंबर पे गोंड, तीसरे नंबर पे संथाली, है ना। इसमें सवाल बहुत ही ज्यादा आता है। यहाँ पे आपको इस तरीके से ये दिया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए क्योंकि इस पे भी सवाल आते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग सेंसस इन इंडिया पढ़ते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत हम लोग टाइमलाइन से करेंगे, देखेंगे किस तरीके से सेंसस हमारे देश में आया और क्या उसका प्रोग्रेस रहा। तो पहला सेंसस की बात करें तो गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो के समय में सन 1872 में देखने को मिलता है। लेकिन ये नॉन सिंक्रोनस एफर्ट था। ये क्या होता है, तो देखो, इसको समझने के लिए आप सिंक्रोनस एफर्ट समझो। सिंक्रोनस का मतलब ये हुआ जो एक ही समय में सभी लोग डेटा कलेक्ट करेंगे जगह जगह। ठीक है, जैसे मान लो ये पूरा कंट्री है, तो कोई बिहार से कलेक्ट कर रहा है और कोई महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र को बिहार को में भी जो डेटा कलेक्शन हो रहा है वो एक ही समय में होगा। और वो सिंक्रोनस हो गया। और नॉन सिंक्रोनस में क्या है, जो आज महाराष्ट्र में किया कल को बिहार में करेंगे, तो ये नॉन सिंक्रोनस हो गया। तो फिर पहला जो सिंक्रोनस एफर्ट था वो 1881 में देखने को मिला। तो उस समय में वायसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड रिपन। 1880 से 1884 इनका कार्यकाल था। और सेंसस कमिश्नर हुआ करते थे डब्ल्यू सी प्लॉडेन। सवाल आता है, दिमाग में रखेंगे। ठीक है, और ये आपको सिग्निफिकेंट स्टेप था डेटा कलेक्शन में, सिंक्रोनाइजेशन में। ठीक है, क्योंकि वो डेटा जो आया था वो सिंक्रोनाइज डेटा आया था। तो आपके पास बिहार का भी यहीं पे है और बंगाल का भी यहीं पे है, तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो। पॉइंट नंबर वन। तो अभी कौन सा मेथड चल रहा है, तो अभी जो मेथड चल रहा है वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड ही है एक तरीके का, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रीमलाइंड वे में है, क्योंकि हम लोग अब स्टैटिस्टिकली बहुत ही एडवांस हो गए हैं। डेमोग्राफिक डिवाइड आपको पढ़ने को मिला होगा। जब हमने डेमोग्राफिक डिवाइड की बात करें तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा डेमोग्राफिक डिवाइड, जो किस तरीके से सन 1921 में हम लोगों ने पॉपुलेशन ग्रोथ को नेगेटिव में देखा था। और ये यूनिक एस्पेक्ट था, इसीलिए इसको डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक डिवाइड मानते हैं। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो 1951 में देखने को मिलता है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस पहला सेंसस जो है वो फरवरी 9 से फरवरी 28 1951 में देखने को मिलता है। और ये किसकी जिम्मेदारी होती है, तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इससे भी सवाल आते हैं, इसको आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 में देखने को मिला। और ये आपको एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। और अभी तक जितने भी सेंसस होते आए हैं ये इसी एक्ट के अंतर्गत होते आए हैं। जो और ये एक्ट जो है वो 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट का पार्ट है। अब ये क्या है 7th शेड्यूल में, तो देखो, सेवन संविधान के अंदर में 7th शेड्यूल जो है, सप्तम अनुसूची जो है, उसमें क्या है ना, जो सेंटर और स्टेट के कार्यों को डिवाइड किया गया है सब्जेक्ट्स के थ्रू। एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट पे दोनों काम करते हैं, और इफ इन केस अगर
कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो यूनियन की बात ही मानी जाएगी। वो हो गया कंकरेंट का। यूनियन लिस्ट में यूनियन लोग काम करते हैं, जिसमें आपको जो डिफेंस हो गया, ये सारी चीज़ें, टेलीफोन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यूनियन का पार्ट है। और स्टेट गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर, इस तरीके से आता है। तो सेंसस जो है वो यूनियन का काम। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, जो बिहार में कास्ट सेंसस हुआ था तो उसके विरोध भी हुए थे। तो फिर सरकार, केंद्र सरकार की ये दलील थी, जो राज्य सरकार ये काम को नहीं करवा सकती क्योंकि ये यूनियन सब्जेक्ट का पार्ट है, आप कैसे कास्ट सेंसस करा सकते हो। तो फिर राज्य सरकार ने ये दलील दी थी सुप्रीम कोर्ट में, जो देखो ऐसा है, पहली बात ये सेंसस नहीं सर्वे है, ठीक है, तो हम तो कराएंगे ही कराएंगे। और हमारे पास इतना तो अधिकार जरूर ही है, संवैधानिक अधिकार है ये, जो हम अपने क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए डेटा कलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो इस लॉजिक से वो लोग आगे बढ़े थे। तो चलिए अब हम लोग 2011 के सेंसस को देख लेते हैं। दोस्तों 2011 का सेंसस जो था वो 15th इंडियन सेंसस था, जो 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस कह लीजिए, जो कि दो फेजेस में हुआ था। पहला हाउस लिस्टिंग हुआ था और फिर पॉपुलेशन इन्यूमरेशन हुआ था। तो इस तरीके से ही सेंसस काम करता है, जो सबसे पहले हाउस लिस्टिंग होती है, उसके बाद पॉपुलेशन को गिना जाता है, उसकी इन्यूमरेशन होती है। डॉक्टर सी चंद्रमौली जो थे वो कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल थे। इससे भी सवाल आ सकता है, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। पॉपुलेशन ओवरव्यू की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, जो हम लोग मात्र 2.4% वर्ल्ड का टोटल लैंड होल्ड करते हैं, लेकिन आबादी की बात करें तो हम लोग वर्ल्ड का 17.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन होल्ड करते हैं। और जेंडर ग्रोथ रेट की बात करें 2011 सेंसस के हिसाब से, तो हम लोगों ने 18.3% महिलाओं का देखा, जो कि आगे है पुरुषों के मुकाबले में। पुरुष का है 17.1%। डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो बिहार अपना टॉप पे है, ये आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलता है 2011 सेंसस में। स्लोगन की बात करें तो स्लोगन था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इस पे भी सवाल आते हैं। दोस्तों 2011 का जो सेंसस था उसमें आपको ट्रांसजेंडर्स के लिए भी एक कॉलम दिया गया था, जो लैंगिक पहचान जो है वो आपको एक था मेल फीमेल अदर। ठीक है, तो ये इंक्लूड किया गया था। इस साल भी अभी जो होने वाला जो सेंसस है उसमें भी ट्रांसजेंडर्स के लिए इंफॉर्मेशन है, जो कि हम लोग जब उसका देखेंगे तो हम आपको बताएंगे उसके बारे में। पॉपुलेशन हाईलाइट की बात कर लें तो देखो दोस्तों, ये लोगों ने, हम लोगों ने ऑलरेडी ये डेटा देख रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरीके से देखना है जो ताकि आपको चीज़ें याद हो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आप एक स्टेट को लेके मत चलो, इसका सीरीज देखना है जो किस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में है या फिर घटते हुए क्रम में क्या है डेटा। ठीक है, क्योंकि सवाल भी आप उसी तरीके से पूछ लेते हैं। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पूछ देंगे, सेकंड लोएस्ट पूछ देंगे, इस तरीके से। पॉपुलेशन हाईलाइट्स की बात करें तो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है, 19.98 करोड़ आबादी है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पे बिहार आता है। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की बात करें तो सिक्किम एज एन स्टेट। फिर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है यूनियन टेरिटरी में। और लीस्ट पॉपुलेटेड की बात करें तो लक्षद्वीप जो है वो लीस्ट पॉपुलेटेड है। हालांकि मोदी जी वहाँ गए हैं तो वहाँ पे अब थोड़ी सी लोग जाएंगे, आबादी बढ़ेगी, वहाँ पे सेटल होंगे। तो अर्बनाइजेशन की बात करें तो 17.3% था 1951 में, अब वो बढ़ के 31.2% हो गया है 2011 में। वो दिखा रहा है जो किस तरीके से हमारा ग्रेजुअल शिफ्ट हो रहा है अर्बनाइजेशन के प्रति। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी कि एनसीटी ऑफ दिल्ली जो है वो आपको हाईएस्ट दिखता है अर्बनाइजेशन में, 97.5% इसका डेटा है, जो कि बहुत ही हाई है। फिर टॉप 5 स्टेट्स इन अर्बनाइजेशन की बात कर लें। ठीक है, तो ये तो हो गया यूनियन टेरिटरी। स्टेट्स की बात करें तो गोवा सबसे पहले आता है, उसके बाद मिजोरम आता है। गोवा में 62% अर्बनाइजेशन है, मिजोरम में 52.1% अर्बनाइजेशन है। फिर तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, यही है अर्बनाइजेशन का ट्रेंड। इस पे सवाल बहुत आते हैं, इसको आप दिमाग में रखेंगे। तो दोस्तों अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है सेक्स रेशियो। ठीक है, तो ये है, आप ये समझो, जो कुल 1000 पुरुषों में महिलाएं कितनी हैं, इसी को कहते हैं हम लोग सेक्स रेशियो। और इंडिया में सेक्स रेशियो है 943, यानी कि अगर 1000 मेल हैं तो मात्र 943 फीमेल हैं। ये काफी बुरा डेटा है। ठीक है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो और भी बुरा है, मात्र 919 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों चाइल्ड सेक्स रेशियो का जो डेटा है ना वो आपको वेरी करता हुआ दिखेगा डिफरेंट वेबसाइट्स पे। तो ये मैंने सेंसस की वेबसाइट से ही लिया है, तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, उस पर आप ध्यान से सुनना। देखो ऐसा है, जो कुल 943 महिलाएं हैं और कुल 1000 पुरुष हैं, यही है ना कहानी। डिफरेंस कितना आ रहा है? तो डिफरेंस आ रहा है 57 का।
ऐसा कहा जाता है जो 57 मेल्स क्या कुंवारे रह जाएंगे? नहीं, स्थिति और भी खराब है। वो कैसे, वो समझो। ये सोशियोलॉजी का पार्ट है, क्लास 12 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है। नेचर के हिसाब से ना 943 से लेके 952 ही महिलाएं जन्म लेती हैं पुरुषों के मुकाबले पर 1000 मेल्स। तो आप तो कहोगे जी 943 यहाँ है, 943 यहाँ है, 943 है यहाँ पे। दिक्कत कहाँ है? देखो, दिक्कत है, समझो ये, क्योंकि सेक्स रेशियो जो होता है ना, वो महिलाओं के फेवर में होता है, ठीक है? फीमेल के फेवर में होता है। कैसे होता है वो समझो आप। सबसे पहली बात, फीमेल्स जो होती हैं वो बेटर रेसिस्टेंस टू डिजीज होती हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल डेटा है, तो इसको आप कैलकुलेट करके चलना। जो उन वो बीमार कम पड़ती हैं, और जो मोर्टेलिटी है उसमें कम है एज कम्पेयर टू मेन। और दूसरा ये, जो आपको समाज में ओल्डर वुमन ज़्यादा दिखेंगी, ठीक है, कंपेयर टू ओल्डर मेन। तो फिर अगर इन सभी डेटा को कंसिडर किया जाए, तो आइडियल आता है आपको 1050 महिलाएं होनी चाहिए पर 1000 पुरुष। ये नेचुरल कहलाएगा फिर। समझ रहे हो? तो और ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड इंडिया में भी है, चाइना में भी है, इस तरीके से, ठीक है? तो अब क्या है, अब आओ इस डेटा पे, तो क्या 57 मेल्स कुंवारे रह जाएंगे? नहीं दोस्त, इस स्थिति इससे भी खराब है। ये खराब है क्योंकि यहाँ पे जो आपको फीमेल का जो डेफिसिट दिख रहा है, या फिर जो भी नंबर अवेलेबिलिटी है 943, अवेलेबिलिटी तो यही है ना। इसमें ओल्डर वुमन ज्यादा हैं, इसमें वो महिलाएं ज्यादा हैं जो कि बेटर रेसिस्टेंस टू डिजीज तो है ही हैं, लेकिन ज्यादातर शादीशुदा भी तो है ना, क्योंकि उन्हीं के बच्चे तो सवाल पूछ रहे हैं क्या हम कुंवारे रह जाएंगे? तो स्थिति इससे भी खराब है। समझ रहे हो? चलो, तो ये है कहानी सेक्स रेशियो की। तो टॉप 5 स्टेट्स विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें, तो केरला जो है 1084, अच्छा नंबर है। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड मेघालय। तो आप एक तरीके से गौर करोगे, देखोगे जो साउथ के स्टेट्स जो है वहां पे थोड़ी सी स्थिति बेटर देखने को मिलती है। लोएस्ट की बात करें तो हरियाणा, वहां पे 879 है। तो इसीलिए सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत वहीं से कर रहे हैं। समझ रहे हो? ताकि इसमें काम किया जा सके, सेक्स रेशियो पे काम किया जा सके, और हरियाणा गवर्नमेंट ने इसके पीछे काम किया भी है। तो इसीलिए सेंसस की जरूरत होती है। सेंसस की जरूरत इसलिए होती है ताकि आप पॉलिसीज अच्छी बना सको। ठीक है? अब यूनियन टेरिटरीज विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो पुडुचेरी जो 1037 है। यूनियन टेरिटरीज विद लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो दमन एंड दीव। ठीक है, यहाँ पे महिलाओं का आपको दमन होता हुआ दिखाई देगा। एक और तरीका है जो 618 याद करने का, मैं बता देता हूँ। जैसे डीयू है ना, तो इसको आप 6 बना लो। 6, ये 1 बन जाएगा और ये 8 बन जाएगा। याद हो जाएगा आपको नंबर, ठीक है? चाइल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो 0 to 6 years, जैसा कि आपको उसी को चाइल्ड कंसिडर करेंगे। तो स्टेट्स एग्जिबिटिंग पुअर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश। अब एक सवाल आता है जो थोड़ा सब्जेक्टिव सवाल है। जो जो भी स्टेट्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली कैपिटल ही है, पंजाब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे चाइल्ड पॉपुलेशन की स्थिति बहुत ही बेकार है। तो क्या ज्यादा पढ़ा लिखा होना आपको क्या ये सिंबलाइज करता है जो वहाँ पे सेक्स रेशियो इंप्रूव होगा? क्योंकि चाइल्ड पॉपुलेशन तो का तो बहुत ही बुरा हाल है। तो आप यहाँ पे देखो, जो चाइल्ड पॉपुलेशन की जो बुरा हाल है वो आपको गुजरात में है। गुजरात अभी बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप हो रहा है। उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, ठीक है? पंजाब का पर कैपिटा इनकम कितना है ये आप जानते ही हो। ठीक है, फिर हरियाणा है, फिर दिल्ली है। तो ये एक सवाल उठता है। स्टेट्स विद शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, ये भी देख लेते हैं, इस पे सवाल आता है। सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, फिर आता है बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। सब पे सवाल आते हैं, और आएंगे तो इस तरीके से क्रोनोलॉजिकली आ जाएंगे। ठीक है, और हाईएस्ट परसेंटेज जो है, परसेंटेज की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो पंजाब में देखने को मिलता है। नंबर्स उत्तर प्रदेश में ज्यादा, और परसेंटेज की बात करें तो पंजाब में। ठीक है, और कितना है? 31.9%। कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पे कोई शेड्यूल कास्ट नहीं है, उसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप है, स्टेट ऑफ नागालैंड है, नो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। क्यों? यहाँ पे ट्राइब्स हैं। ठीक है, और स्टेट्स विद लेस देन 5% शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, दादरा नगर हवेली। जो ज्यादा ट्राइबल इलाके हैं वहीं पे दमन एंड दीव हैज लेस देन 5%
पॉपुलेशन। अगर आप जब भी पढ़ो तो आप इस तरीके से ही पढ़ो ताकि आपके दिमाग में फिगर बनता चला जाए। स्टेट्स विद हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो किस तरीके से मध्य प्रदेश जो है वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश दिख रहा है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे रीजन है जहाँ पे कोई शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है, जैसे पंजाब। पंजाब में नेशनल पार्क भी नहीं है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, यहाँ पे आपको शेड्यूल ट्राइब्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो हो गया नंबर्स। ठीक है, अब प्रोपोर्शन की बात करते हैं, दोनों से सवाल आते हैं। तो मिजोरम जो है वो हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स देखने को मिलेगा, जिसका 94.4% पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स ही है। और उत्तर प्रदेश में लोएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब देखने को मिलेगा, मात्र 0.6% जो लोग हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है, परसेंटेज भी याद रखना है, नंबर्स भी याद रखने हैं। लिटरेसी की बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, जो लिटरेट किसको कहेंगे? जो आदमी पढ़ सकता है, लिख सकता है, कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। ठीक है, और 7 साल से बड़ा होना चाहिए। ये कब रिवाइज हुआ? तो 1991 सेंसस में। उससे पहले 4 साल दिया होता। फिर उन लोगों ने सोचा अरे 4 साल में तो वैसे भी क्या पढ़ेगा भाई आदमी। टॉप 5, इस पे भी सवाल आ चुका है वैसे। ठीक है, टॉप 5 हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स स्टेट्स की बात करें तो केरला 94%, जो कि लीड करता है। फिर मिजोरम 91.33%, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। टॉप 5 लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो बिहार है लोएस्ट लिटरेसी रेट में, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब हमारे यहाँ क्या डेटा है वो भी देख लेते हैं। देखो हमारे यहाँ डेटा है 74.04% टोटल लिटरेसी रेट है। ब्रेक डाउन करेंगे तो महिलाओं के लिए 65.46 एंड 82.14% फॉर मेल। सबसे ज़्यादा सवाल लिटरेसी रेट से ही आते हैं। हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट्स की बात करें तो केरला, जैसा कि हम लोगों ने देखा वहाँ पे 96.11। और फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो केरला 92.07%। लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो बिहार 71.20, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो मेल का है। फीमेल की बात करें तो 51.5%। कभी कभी इस तरीके से भी सवाल आ जाते हैं जो बाइफरकेटेड हो, मेल और फीमेल किया हुआ हो। उसके बाद यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो हाईएस्ट 91.85 के साथ है लक्षद्वीप। यहाँ पे इन्होंने लक्ष्य को पा लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है दमन एंड दीव। और उसके बाद ये जो सेरचिप डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम का, यहाँ पे आपको हाईएस्ट लिटरेसी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सर बैठते हैं ना। ठीक है, 97.1%, 91%। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे आपको मात्र 36.1% लिटरेसी रेट देखने को मिलता है, जो कि लोएस्ट है। फिर 1951 से लेकर 2011 में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। पहले हम लोग 1951 में मात्र 18.33% का लिटरेसी रेट था, आज 74.04% है। आने वाले सेंसस में हम लोग इससे भी बेटर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद। तो चलिए दोस्तों, कुछ सिटीज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। थाने डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में है वो मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया है। और लीस्ट पॉपुलेटेड की बात करें तो कपूरथला, जो कि पंजाब में है। दिबांग वैली आपको 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाता है, जो कि लीस्ट डेंसिटी है। फिर कुरुंग कुमे अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपको हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ 111.01% दिखाता है। देखो दोस्तों, जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पे कुछ भी अगर आएगा तो आपको परसेंटेज वाइज बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली कुरुंग वैली के साथ यही कहानी है। फिर लॉन्गलेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड रजिस्टर्ड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ -58.39। माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुचेरी हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ 1176 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। दमन डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो लोएस्ट सेक्स रेशियो है, मात्र 618 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। सेरचिप डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ 98.76%। और यहीं पे अलीराजपुर है जो कि एमपी में है, वो आपको लीस्ट लिटरेट है, जो कि हम लोगों ने देखा, मात्र 37.22% वहाँ पे लिटरेसी रेट है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, और जो 37,346 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। मुझे लगता है वर्ल्ड का वन ऑफ द पॉपुलस माना जाएगा, है ना। अब आपको यही चीज टेबल में दिख जाएगी, आप इसको एग्जाम के समय में टेबल से इस तरीके से रिवाइज कर लेना।
16 सेंसस की बात कर लेते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही नहीं। देखो ऐसा है, कोविड 19 के कारण ये पोस्टपोन हो गया, और ये पहला डिजिटल सेंसस होने वाला था। ठीक है, जिसमें आपको एक प्रोविजन था सेल्फ इन्यूमरेशन का, जैसे हाउस लिस्टिंग और पॉपुलेशन इन्यूमरेशन होता है ना। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, एक ऑप्शन था जो सेल्फ इन्यूमरेट भी अपने आप को कर सकते हो हाउस लिस्ट हो जाए तो। इट इज़ द फर्स्ट टाइम फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ हाउस होल्ड हेडेड बाई अ पर्सन फ्रॉम अ ट्रांसजेंडर। जिस तरीके से 2011 में अदर्स का कॉलम जुड़ा था ट्रांसजेंडर के लिए, है ना, यहाँ पे क्या है ना, जो आपको जो हाउस होल्ड के जो मेन पर्सन है हेडेड बाय अ ट्रांसजेंडर, उनका भी इंफॉर्मेशन लिया जाएगा और डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हैं। अब आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा जो हमने कितनी पढ़ाई की है। एज पर द स्टेट सेंसस 2011, यानी कि 2011, यानी कि 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे नंबर्स पूछ रहे हैं, तो आपको पता है जो स्टेट की बात होगी तो सिक्किम जो है वो लीस्ट पॉपुलस है। As per the census 2011, which of the following is the most thickly populated state in India? The right answer is Bihar, है ना। अब यहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है, तो बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा थी, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की थी, है ना। Which of the following is the most literate district in India as per the census 2011? हमने देखा जो मिजोरम का जो सरचिप डिस्ट्रिक्ट है वो मोस्ट लिटरेट माना जाता है, अराउंड 98 समथिंग परसेंटेज वहाँ की लिटरेसी रेट थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट दिबांग वैली लोकेटेड एज पर द सेंसस 2011? राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। हम सबको पता है जो दिबांग वैली कहाँ पे है। The first complete census in India was held in the year. The right answer is 1881। दोस्तों पहला सेंसस जो हुआ था वो लॉर्ड मायो के समय में हुआ था, लेकिन वो नॉन सिंक्रोनस था। सिंक्रोनस वाला जो था वो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, और वो 1881 में हुआ था, है ना। An official enumeration of population done periodically is known as, the right answer is census. Which is the most populous state according to 2011 census? दोस्तों यहाँ पे नंबर्स पूछ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलस है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, थर्ड नंबर पे बिहार आता है। विच स्टेट इन इंडिया इज द लीस्ट पॉपुलेटेड अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? दोस्तों कपूरथला डिस्ट्रिक्ट जो है, इवन जो सिटी है आपको, वो लीस्ट पॉपुलेटेड है 2011 के सेंसस के हिसाब से। As per the census 2011, which of the following states union territory claimed second rank in terms of literacy rate? देखो दोस्तों यहाँ पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी दोनों है। ठीक है, तो आपको पता है जो लिटरेसी रेट की बात करें तो केरला टॉप पे चलता है, और सेकंड नंबर पे लक्षद्वीप आता है। According to the census 2011, which of the what is the population density of India? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। इसको याद ही कर लेना यार, ठीक है। एज पर द सेंसस, ये मुझे लगता है कॉमन ले लेना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज होम टू द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। जैसा कि हम लोगों ने देखा, मोस्ट पॉपुलर स्टेट भी उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन भी उत्तर प्रदेश है। अगर स्टेट्स की बात करें तो सबसे जो अर्बन है वो गोवा है, और अगर यूटी की बात करें और तो दिल्ली है। अगर यूटी और स्टेट्स दोनों को मिला के बात करें फिर भी दिल्ली है। According to the census 2011, what is the literacy rate of India? दोस्तों आपको पता है ये जो 74% भारत का लिटरेसी रेट है 2011 के सेंसस के हिसाब से। Hindi has retained its position as the predominant language spoken by dash of the population। दोस्तों हम लोगों ने देखा 43% जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं। Which Indian state has second highest population after उत्तर प्रदेश? ये तो पूछते ही हैं जो हाईएस्ट कौन है, सेकंड हाईएस्ट या फिर सेकंड लोएस्ट पे भी अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जोर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। थर्ड की बात होगी तो बिहार। Which state of India has the lowest sex ratio, that is number of females per thousand males? Yes, okay। हरियाणा जो है वहाँ पे लोएस्ट सेक्स रेशियो है, और इसके ऊपर में बहुत ज्यादा काम भी हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जैसा कि मैंने बताया जो सेंसस के साथ साथ अब आपको पॉपुलेशन के भी सवाल देखने को मिलेंगे।
According to the demographic transition theory, the third stage in a demographic cycle is marked by, दोस्तों जैसे हम लोगों ने देखा, जो थर्ड स्टेज जो था वो एडवांस स्टेज था, जहां पे आपको कोई भी कंट्री और वहां पे आपको लो फर्टिलिटी एंड लो मोर्टेलिटी दोनों देखने को मिलती है, और ओवरऑल इसका इम्पैक्ट पॉपुलेशन पे नेगेटिव होता है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो नीचे गिरती है। The total population as per net cultivated area of a country refers to its, दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये सवाल पूरा का पूरा एनसीईआरटी से लिफ्टेड है। वहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ, वहाँ पे आपको सभी के डेफिनेशंस दिए हुए हैं, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, एग्रीकल्चरल डेंसिटी, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। यहाँ पे क्या है ना, जो टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेबल एरिया। यहाँ पे अगर टोटल पॉपुलेशन की जगह एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन की बात होती तो वो हो जाता एग्रीकल्चरल डेंसिटी, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंजेस द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं, तो फिर आपके दो ऑप्शन तो यूं ही छट गए, है ना। असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। और हमें ये भी पता है जो सेकंड नंबर जो है ट्राइबल पॉपुलेशन की, तो वो महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे ऑप्शंस में देख रहे हो, पहला ऑप्शन जो है वो सीबीए, यानी कि ओडिशा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स रिकॉर्डेड अ वेरी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा, यहाँ पे ग्रोथ रेट पूछा जा रहा है ना। तो जहाँ पे सबसे कम होगा वहीं पे सबसे ज्यादा विजिबिलिटी होगी ग्रोथ रेट की। तो इसका सही उत्तर है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, और फिर आता है बिहार। जैसा कि हम लोगों ने देखा, बिहार जो है आपको पॉपुलेशन डेंसिटी में भी आगे है, और यहाँ पे पॉपुलेशन डेकेडल ग्रोथ रेट है वो भी बहुत ही हाई है ना। तो आपको मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार एज अ ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया इन 2011 सेंसस। यहाँ पे आपको आंसर दिखेगा 914 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, लेकिन जब मैंने सेंसस के डेटा निकाले थे तो मुझे यहाँ पे 919 दिखे थे। तो आप लोग इसको एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज रेफर्ड टू एज पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। जैसा कि हम लोगों ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ा, उसके बाद हमने देखा जो उसका इंडिया में किस तरीके से ट्रांजिशन हुआ है, और इसमें हम लोगों ने देखा था जो शुरुआत का जो दौर हो था, यानी कि 1901 से लेके 1921 तक, वहां पे स्टैग्नेंट पीरियड मार्क था। हमने एक ग्राफ में भी चीजों को समझा था जो किस तरीके से स्टैग्नेंट पीरियड था ये। और 1921 पे आपको डेमोग्राफिक डिवाइड देखने को मिलता है, और यहीं पे निगेटिव ग्रोथ रेट नोटिस की गई थी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इंडिया कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए कंट्री विद डेमोग्राफिक डिविडेंड ड्यू टू, दोस्तों हम लोगों ने देखा जो हमारा कंट्री है वो आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड पोटेंशियल होल्ड करता है, ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन दैट वी आर होल्डिंग पॉपुलेशन ऑफ 15 टू 64 ईयर्स इन मेजोरिटी, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा बी, हाई पॉपुलेशन बिटवीन 15 टू 64 ईयर्स। द स्लोगन ऑफ विच सेंसस ऑफ इंडिया वाज आवर सेंसस आवर फ्यूचर। द राइट आंसर इज 2011। The sex ratio in various states and the union territory is very important to get information about the women in the country। बात तो सही है, सेक्स रेशियो जो होता है वो किसी महिलाओं की जो स्थिति होती है किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, वो अच्छे से दिखाता है। Given below are the statistics as per Census of India 2011, okay, and match and identify the correct option। okay, तो यहाँ पे सेक्स रेशियो दिया हुआ है और यहाँ पे स्टेट्स एंड यूटीज दिए हुए हैं, हमें मैच करना है ना। ओके देखो दोस्तों, ऐसा है, हमें पता है जो सेक्स रेशियो की बात होगी तो केरला टॉप पे चल रहा है। तो वन का बी आपको तीन ऑप्शंस में दिख रहे हैं, तो एक तो गया, है ना। फिर हमें ये पता है जो यूनियन टेरिटरी में दिल्ली जो है वहां पे सबसे बुरा हाल है सेक्स रेशियो के मामले में, ठीक है। तो 868 जो है यहाँ पे नंबर, वो आपको दिल्ली का दिख रहा है ना। तो आपको थ्री का डी इसमें से कितने हैं। ओके, थ्री का डी इसी एक मात्र इसमें है, तो राइट आंसर विल बी बी, ठीक है। वन का बी, टू का ए, एंड थ्री का डी, एंड फोर का सी, है ना। तो यही है। Which are the what is the percentage share of agriculture workers in India as per census 2011। दोस्तों यही कारण है जो हम लोगों ने एग्रीकल्चर वर्कर्स को भी अच्छे से पढ़ा है।
और इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश की 54% आबादी जो है, 54.6% आबादी जो है, वो एग्रीकल्चर वर्कर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज नोन एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। हम लोगों ने देखा था शुरुआत के दौर पे हम लोगों ने एक तरीके से स्टेगनेंसी को महसूस किया था। उसके बाद से स्टेडी चलता है हिसाब किताब, उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, और फिर एक तरीके से फिर हम लोग रिकवरी मोड में आ जाते हैं, पॉपुलेशन गिरने लगता है ना। तो फिर आज़ादी के बाद हमारे डेथ रेट में गिरावट आती है और बर्थ रेट ऊपर जाता है। और ये जो एज है, जो ट्रांजिशन फेज है, जो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हमारे यहाँ जन्म देता है ना। तो सही उत्तर होगा 1951 से लेके 1981। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंजेस द फॉलोइंग स्टेट्स लिटरेसी रेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, जैसा कि हमें पता है, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे बड़ा, सबसे ऊपर में आएगा केरला, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उसके बाद हरियाणा, है ना, ABC। देखो, जिस तरीके से सवाल पूछते हैं ना, वो आपको ऑप्शंस हमेशा एक दो तीन इस तरीके से ही रटने पड़ेंगे, ताकि आपको अंदाजा लग सके। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग लगाने के लिए दे देंगे। द एवरेज मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस वाज। ओके, इसका सही उत्तर है दोस्तों 82.14, है ना। According to the Census of India 2011, which state of India has the highest Hindu population, a percentage of total population? ओके दोस्तों, इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको हिंदू पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। विच यूनियन टेरिटरी हैज, नहीं, हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन मतलब ओवरऑल उनके जितने पॉपुलेशन है उसमें उनका जो हिंदू का जो पॉपुलेशन है वो सबसे हाईएस्ट हिमाचल प्रदेश में। विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो वैल्यू अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। ओके दोस्तों, दमन का तो बहुत ही बुरा हाल है, 618 है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। राइट आंसर इज पुडुचेरी। ठीक है, जहाँ पे आपको हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिलेंगे इन यूटी। एज पर द 2011 सेंसस, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ दमन एंड दीव? जैसा कि हम लोगों ने देखा, द राइट आंसर इज D 618। कैसे याद रखा है? तो इस तरीके से याद रखा है, ये ड्यू है ना, इसको 6 बना दिया हमने, 618। Which of the following statement is incorrect about the migration in India? Migration may be rural to urban. इसी तरीके का तो माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन सोशल फैक्टर्स। इट डज, डिपेंड तो करता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो सही ऑप्शन ये होगा। अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। माइग्रेशन हैज पुश एंड पुल फैक्टर्स, सही बात है। देखो दोस्तों, पुश एंड पुल फैक्टर भी समझ लो, शायद उस वहां पे मैंने नहीं बताया होगा। देखो ऐसा है, जो पुश फैक्टर ये होता है, जो मान लो अगर आप एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का हिस्सा हो, ठीक है, और यहाँ पे आ गया कोविड, तो आप यहाँ से निकल के भागोगे कहीं और, या फिर यहाँ पे आ गया फेमीन, या फिर किसी भी कारण से आप यहाँ से आप खिसकोगे और निकलोगे, ठीक है, तो आपको पुश कर दिया जा रहा है, तो ये पुश फैक्टर है। ये तो हो गया पुश फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है, जैसे मान लो आप कहीं रहते हो जहाँ पे उतनी ज़्यादा इकोनॉमी नहीं है, और आप मूव करके मेट्रो सिटीज में पहुंच जाते हो, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहे हो, तो ये है पुल फैक्टर। ठीक है, तो माइग्रेशन हैज पुश एंड पुल फैक्टर, राइट। इट मे बी अर्बन टू रूरल एरियाज। ट्रू, अब ऐसा भी तो होता है ना, जैसे आप अर्बन एरियाज में वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है, आप शहर की भीड़ भाड़ से तंग आके रूरल एरियाज की तरफ नौकरी तलाश रहे हो, तो एक तरीके की माइग्रेशन इसको कही जा सकती है। ठीक है, व्हाट डज द लिंकन इंडेक्स मेजर साइज? ठीक है, लिंकन इंडेक्स जो है वो पॉपुलेशन साइज को मेजर करती है। According to the census 2011, which union territory has the highest decadal population growth rate between 2001 से 2011? देखो दोस्तों, ऐसा है, जो 2001 से 2011 का डेटा पूछ रहा है। इसका सही उत्तर है दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है दोस्तों, सेक्स रेशियो इन इंडिया इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 males of the population. In which of the following decades there was a negative growth rate in the Indian population? जैसा कि हम लोगों ने देखा, जो आपको नेगेटिव ग्रोथ रेट है वो आपको 1911 से 1921 का जो सेंसस पीरियड था, यहाँ पे आपको नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलता था। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी ऑफ इंडिया?
ओके, द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी है मुस्लिम, ठीक है, तो सेकंड कौन सा है? सेकंड है क्रिश्चियंस। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन 2001 से 2011, यानी कि 2001 से 2011? इसका सही उत्तर है मेघालय, है ना। यहाँ पे 27.9% आपको ग्रोथ रेट देखने को मिलता है। As per the standard census definition, mean worker is a person who works for at least 183 days। 183 नंबर कैसे आया? तो 365 को अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 182.5 आ रहा है ना, इसी से आया। According to the census 2011, the percentage of urban population in India is, इसका सही उत्तर है 31.16। As per the census 2011, what is the total fertility rate in India? Provide an approximate range। देखो दोस्तों, यही रेंज है, इसको याद कर लो। 2.1 से 2.9। 2.1 होता है रिप्लेसमेंट रेट, ठीक है। यहाँ पे रिप्लेस ये है 2.1 से 2.9 का जो रेंज है, ये TFR रेंज। According to census 2011, what is the total literacy rate in India? Approximately आपको बताना है। जैसा कि हम लोगों ने कई बार देखा है, जो टोटल लिटरेसी रेट है 74%, है ना। According to census 2011, the only Indian state having a negative decadal population, नागालैंड, ठीक है। कितनी बार ये सवाल हम लोगों ने देख लिया है। जो नागालैंड में नेगेटिव डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिला था। इन बर्थ इफ बर्थ रेट ऑफ ए कंट्री इज मोर देन द डेथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, तो फिर क्या होगा? अगर मान लो डेथ रेट नहीं उतना बढ़ रहा है या फिर बहुत ही स्लो मूविंग है, समझो एक तरीके से गिरावट ही है, और बर्थ रेट ऊपर भाग रहा है, तो क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक है ना। और डिक्रीज बाय 50% बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कोई नंबर तो है नहीं ऐसा तो हम कह सकते हैं 50% हो। डिक्रीज ग्रेजुअली, ऐसा भी कुछ नहीं, इंक्रीज बढ़ेगा, ठीक है। रिमेन्स कांस्टेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो बचा इंक्रीज। एज पर द सेंसस 2011, which among the following is the most spoken language in India? दोस्तों, हम लोगों ने देखा हिंदी 43% है, उसके बाद बंगाली, है ना। Which of the following factors can affect distribution of population? Okay, जोग्राफिकल फैक्टर्स बिल्कुल सही बात है, सोशल फैक्टर्स बिल्कुल होगा, कल्चरल फैक्टर्स बिल्कुल होगा, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होगा। तो सही उत्तर होना चाहिए 1, 2, 3 एंड 4। अकॉर्डिंग टू, ठीक है, द सेक्स रेशियो ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज 943, ठीक है। ऑफिशियली द फर्स्ट रिकॉर्डेड डेटा ऑफ ट्रांसजेंडर्स इन इंडिया वाज कलेक्टेड इन, देखा जैसा कि हम लोगों ने देखा 2011 में मेल, फीमेल और अदर्स करके एक ऑप्शन था, ठीक है, विच वाज मेंट फॉर ट्रांसजेंडर्स। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, व्हाट इज द पॉपुलेशन नियरेस्ट वैल्यू ऑफ द ट्राइबल्स इन इंडिया? जैसा कि हम लोगों ने देखा 8.6% जो है, जिसका टोटल 10.42 करोड़ आता है, वो ट्राइबल्स का पॉपुलेशन है। Which of the following statements is correct regarding the 2011 population census? The literacy rate of a country as per the census is 2000 of 2011 is 74%, बिल्कुल गलत। Sex ratio is defined as the number of males per thousand females, उल्टा लिख दिया इसने, ये भी गलत। Kerala has a sex ratio of 1046, no दोस्त, 1084। A person aged 7 years and above who can read and write with understanding in any language is treated as literate, बिल्कुल सही। 7 years का जो मार्क है, ये आपको रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि 1991 के सेंसस में, 1991 के सेंसस में 7 years का क्राइटेरिया को इंट्रोड्यूस किया गया था। उससे पहले 4 years था, जिसका कोई तुक नहीं था। Which of the following states has the highest fertility rate in India according to the 2011 census? बिहार के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट थी, पहली चीज ये, और दूसरा पॉपुलेशन डेंसिटी भी बिहार की ही ज्यादा है। डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 2001 टू 2011 इज, जैसा कि हम लोगों ने देखा था 17.70%। ये सारी चीजें आपको रट्टा मारनी पड़ेंगी।
The annual growth rate percentage population in India gradually started declining in the year. बेहतरीन सवाल। दोस्तों हमने देखा था जो आज़ादी के बाद हम लोगों ने अच्छा खासा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन झेला था, है ना। और उसके बाद 80 तक वो झेला था, उसके बाद से पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइनिंग फेज में चली गई थी 1981 से, है ना। Which of the following states has the maximum literacy rate according to the census 2011? देखो यहाँ पे इसके बीच में पूछा जा रहा है, जहाँ पे जो दिया हुआ है उसी में। तो राइट आंसर इज मिजोरम। आपको बता दें सबसे ज्यादा केरला में लिटरेसी रेट हाई है, उसका लक्षद्वीप, उसका मिजोरम, KLM। ठीक है, कोई इस तरीके से याद कर सकते हैं ना, कलम कलम लगा, कलम से पढ़ते हैं ना, कलम पेन जो होता है, KLM, इस तरीके से याद कर सकते हैं, KLM। Why is there low population growth in a society that is underdeveloped and technologically backward? देखो दोस्तों, ये पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी जैसा कि हम लोगों ने देखा था, वहीं से ये कहानी आपको डायरेक्टली लिफ्टेड है। तो ये आपको फर्स्ट स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, यानी कि जहाँ पे आपको डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई हैं। कारण क्या है, जो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई और जगह अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, इसके कारण बर्थ रेट में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि हमने कोई प्रिवेंटिव मेजर्स भी नहीं लिया। और जब दवाइयाँ ढंग की नहीं हैं तो डेथ रेट वगैरह भी बढ़ती है ना। तो इसका सही उत्तर होगा ये। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया? ओके, द राइट आंसर इज पुडुचेरी, है ना, क्योंकि आर हाईएस्ट सेक्स रेशियो अपना केरला। द मोस्ट द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन ईयर इज कॉल्ड डेथ रेट, जैसा कि हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी में अच्छे से पढ़ लिया है ना। तो कुछ इस तरीके के सवाल आपको सेंसस और पॉपुलेशन से पूछे जाते हैं। आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी होगी, यहाँ पे सवाल आपको पॉपुलेशन की थ्योरी और सेंसस के डेटा से पूछा गया है ना। सेंसस का डेटा इस तरीके से था, जो आपको हाईएस्ट के साथ साथ सेकंड हाईएस्ट, लोएस्ट के साथ साथ सेकंड लोएस्ट भी पढ़ना पड़ रहा था, है ना। क्योंकि अब 10 साल से ऊपर हो गए सेंसस आए हुए, तो सवाल में वेरिएशन तो इसी प्रकार से आप आ पाएंगे ना। तो हम लोगों ने अच्छी तरीके से सेंसस को फिनिश कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता है जो एग्जामिनेशन में इसके अलावा कुछ आता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे।